शॉर्ट कोर्सेज से रैंक आ जाएगी। तो एमबीबीएस बंद ही कर दो, फिर शॉर्ट कोर्स ही करा लो। फिर अगर 5-6 दिन में डॉक्टर बनते हो तो इससे अच्छी टेस्ट दो, टेस्ट से नोट्स बनेंगे, तुमने जो पढ़ा है उससे नोट्स बनेंगे, उनको कंपाइन करके कंसोलिडेट करो, उसकी 2-3 रिवीजन मारो, उल्टी करके आओ, एग्जाम निकल जाए। स्टूडेंट ने मुझे कहा नोट्स पढ़े होने चाहिए। मैंने कहा दैट टीचर हैज गेन्ड 15 years of experience to make sure that you get concise notes. आप करते हो, सब पढ़ने जाते हो, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट थिंग्स भी याद नहीं होते हैं। इसका मिस्टेक व्हाट यू डू, यस स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट थिंग्स, बी थोरो विथ इंपॉर्टेंट थिंग्स, रीड इंपॉर्टेंट थिंग्स, रिवाइज मोर नंबर ऑफ टाइम्स। थोड़ा सा प्राउड होकर हल्का सा बोलूंगा, 3 एग्जाम निकालने हैं, ज़्यादा पढ़ने से रैंक कम आती है। A bad score should not demotivate you. Bad score should motivate you कि भाई ये जो फालतू में टाइम खराब कर रहे हो ना, उसको छोड़ो और पढ़ लो, वरना ये जो बैड स्कोर है ये ग्रैंड टेस्ट में नहीं, नीट में आएगा। आपको 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है, एक नोट्स है, एक PYQs है और टेस्टिंग है GTs के। अगर ये तीनों का ढंग से अमेलगमेशन हो गया, हमें नीट पीजी 2025 की तीनों कैटेगरी के बच्चों की फाइनल स्ट्रैटेजी रिवाइज करवा दीजिए। हे गाइस, सो आज हम एक बहुत यूनिक चीज़ करने वाले हैं और आज मैंने बहुत सारे लेजेंड बुलाए हैं कि एक छोटी सी डिस्कशन हो जाए हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी 2025। आई थिंक आप सबके मन में सवाल होंगे और हर बार आप देखते हो कि ये सारे सेशन जूम पे होते हैं, अलग अलग जगह लोग बैठकर अलग अलग बातें करते हैं। तो हमने इस बार सोचा क्यों ना हम सारे मिले, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए और बैठकर ये बात करी जाए कि इस बड़ी स्टेटमेंट को हम कैसे 1 घंटे के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब दे दें। और उसी के लिए आज मेरे बहुत नज़दीकी मित्र सारे बैठे हुए हैं, मेरे लेजेंडरी फैकल्टीज़ बैठे हुए हैं, भाटिया की शान बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा मैं आपको आज हमारे नसीर सर से, जो स्पेशली बैंगलोर से उड़कर आए हैं ताकि हम सब इकट्ठा हो सके और इस बार जूम ना हो, इस बार कोई वर्चुअल चैट ना हो, फेस टू फेस बैठकर बात करी जाए। तो नसीर सर के नसीर के नुस्खे तो आई थिंक इस वक्त सब स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर हैं, दिलों पे है, दिमाग में सबके, सबको बहुत पसंद है। जब देखो नसीर के नुस्खे से क्वेश्चन अगर आया है, मतलब पॉइंट आपने पढ़ लिया तो उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर रैंकर ने नाम लिया है और आज नसीर सर अपने नुस्खे खुद बताने वाले हैं। साथ ही साथ वी हैव डॉक्टर आदित्य, द सेलिब्रिटी स्टार। इनकी वीडियोस देख के तो आई थिंक हर बंदे को इनसे प्यार हो ही जाता है। तो आदित्य बॉस को साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिर हमारे पैथोलॉजी लेजेंड आए हैं प्रवीण सर, इनको भी हमने इनकी बैंगलोर में क्लास चल रही थी, स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है, तो वो खुद उड़कर आए हैं। आई नो इट्स अ वेरी टफ जॉब, तो उन्होंने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर। एंड पैथोलॉजी बॉस के बाद एनाटमी लेजेंड, जो इनकी एक बार क्लास से बैठ गया, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, वो उनका फ़ैन हो गया। और मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, देश में एक ही एनाटमी लेजेंड है और डॉक्टर अश्वनी सर। और उसके बाद हमारे माई बाप, हमारे सबसे बड़े भाई डॉक्टर रजत सर। इतना कहना काफ़ी है, आप सबके मेंटोर, आप सबके लीडर, आई थिंक हम सबके बड़े बॉस आए हैं। तो हम सब मिलकर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नीट पीजी 2025 कैसे क्रैक किया जाए, एक ही बारी में क्या मोमेंटम, क्या डिसिप्लिन, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्यू बैंक करना है, कैसे टेस्ट करना है। वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू एवरी सिंगल थिंग। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही यूनिक राउंड टेबल डिस्कशन। सो गाइज, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाई है बेस्ड अपॉन कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो पहला नंबर 1 क्राइटेरिया में रखा है और ये आपको खुद अपने आप को एनालाइज करना होगा और अपने आप को स्ट्रैटेजी के साथ फिट करना होगा। हमने बहुत मेहनत करी है, थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट आते हैं जो 2nd और 3rd ईयर से पढ़ रहे थे, कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे और आज वो इंटर्नशिप में पहुंच गए हैं। अब उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि वो अपने मोमेंटम में कैसे रहें और नीट पीजी 2025 एक ही बारी में कैसे क्रैक करें। ये है पहला पार्ट। सेकंड, वो बच्चे आते हैं जिन्होंने 2nd 3rd ईयर में प्रॉफ के लिए पढ़ाई करी, अपनी MBBS की पढ़ाई करी, बट पीजी को लेके कभी फोकस नहीं रहे। आज वो भी इंटर्नशिप में है और वो चाहते हैं कि अब हम कैसे पढ़ना चाहें, वो सेकंड है। और थर्ड में वो बच्चे आते हैं जिनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है और जिनको अब एक कंप्लीट प्लान चाहिए कि नीट 2025 एक ही बारी में कैसे क्रैक किया जाए विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। तो हमने इन तीनों बच्चों के लिए
कैटेगरी बच्चों के लिए हमने अलग अलग इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बनाए हैं। तो मैं पहला प्लान के लिए जाना चाहूँगा हमारे रजत बॉस पे। तो रजत सर हमें बताने वाले कि वो 2nd और 3rd ईयर वाले बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, सिंसियर थे, इंटर्नशिप में हैं, अब उनको आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ओवर टू यू रजत सर। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है इसमें अगर हम इसको देखें कि जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूं तो जब मैं MBBS कर रहा था तो बहुत अर्ली मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि मेरे फार्माकोलॉजी में कितने नंबर आ रहे हैं ये मेरे से लाइफ में कभी कोई नहीं पूछने वाला। व्हाट मैटर्स इज़ दैट हाउ गुड आई एम एज अ डॉक्टर, और मैं किस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करके किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। तो आई बिकेम फोकस प्रेटी अर्ली इन माई लाइफ। अब जब आप फोकस बोलते हो तो फोकस का मतलब ये कि आप प्रिपरेशन और पढ़ाई उसके हिसाब से करते हो। अब 2 तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी 2nd, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में, बट आई वॉज वेरी वेरी रेगुलर विद द बुक्स। आई मेड श्योर कि जो भी सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है मेरे को इस तरीके से पढ़ना है कि जब मैं इंटर्नशिप में उस सब्जेक्ट को देखूं तो मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स हो उस चीज़ का विच कैन क्रिएट अ मैक्सिमम इम्पैक्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यानी कि 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में मैंने स्ट्रैटेजाइज इस तरीके से किया कि मैं अपने कंटेंट को कंसोलिडेट कर पाऊँ ताकि जब मैं इंटर्नशिप में आऊँ तो मुझको ये पता हो, मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, मेरे को ये पता हो कि मेरे को इंटर्नशिप में चीज़ों को कैसे पढ़ना है। आज हमारे टाइम में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, आज की डेट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, आज की डेट में कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, आज की डेट में रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, और आज की डेट में अलग अलग तरीके की बुक्स भी हैं। कुछ सिंप्लीफाइड बुक्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लूँगा कि अगर मैंने 2nd, 3rd और फाइनल ईयर में किसी भी तरीके से पढ़ के अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर लिया है तो आज की डेट में मैं क्या करता हूँ, तो पहले ही मैं इस रेस में ना बाकी लोगों से आगे निकल गया हूँ। ये बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है। अब मेरे को इस मोमेंटम को मेंटेन करके रखना है, मेरे को इस चीज़ पे एश्योरिटी रखनी है कि मैंने इतने सालों में जो पढ़ा था मैं उसको मैक्सिमम अपने एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाऊँ। मैं नॉलेज एनहांसमेंट कर चुका हूँ, अब मेरा मेजर फोकस रहेगा नॉलेज टेस्टिंग पर कि मैं इस नॉलेज को कैसे टेस्ट करूँ, मैं कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं इसको और कैसे कंसोलिडेट करूँ, और इस कंसोलिडेशन पे मैं बढ़ता जाऊँगा। ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपनिंग स्टेटमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल बात कही आपने, काफ़ी डिटेल्ड भी थी। तो आई थिंक इसके बाद हम और माइक्रो डिटेल में जाने वाले हैं। नाउ वी मूविंग ऑन टू द 2nd कैटेगरी। वो स्टूडेंट जो ऑल्दो फोकस था टुवर्ड्स MBBS, टुवर्ड्स ए प्रॉफ एग्ज़ाम, बट उन्होंने कभी PG को लेके मेन फोकस नहीं बनाया। सो हम अपने आदित्य सर से आज ये पूछने वाले कि बॉस इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रैंकली मैं इसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। मतलब MBBS में मैंने PG रिलेटेड पढ़ाई की ही नहीं थी, आराम से अपनी बुक्स पढ़ता था ना। आई सो एन्जॉय रीडिंग बुक्स, और मतलब आई बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट। फॉर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग कि मैंने अपने MBBS में पढ़ाई की, आराम से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, एंड मैं एवरेज या अबव एवरेज रहा हूँ, मैं एवरेज या अबव एवरेज रहा हूँ बेसिकली। सो फॉर समवन हु हैज़ बीन एवरेज और अबव एवरेज, दी बेस्ट स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग इंटर्नशिप सिंपली, मतलब दिमाग सोचना भी नहीं है, जो मैंने किया था वो करना है। टेस्ट एंड डिस्कशन लगाना है, मैंने भाटिया लगाया था, तुम भी वही लगाओ, मैंने कुछ और नहीं बोलने वाला। मतलब दिस इज नॉट कमिंग, मैं कहना चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट नहीं है ना। एग्जैक्टली, इवन आई विल से दिस चाहते कि न्यूट्रल रहे। This is irrespective of the fact that I'm a faculty here at Bhatia now, which is a thank you for the opportunity, and but actually saying that, मैंने जो किया था, मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि आराम से जब मेरा MBBS खत्म हुई थी कि अब क्या करूँ। मैंने MBBS पढ़ी हुई है, मेरे को कंसेप्ट आते हैं, मोटे मोटे आते हैं, थोड़े में कम होंगे, थोड़े में ज़्यादा होंगे। आपको इंटर्नशिप में PG निकालनी है, PG एक टेस्ट है, तो आपको टेस्ट देने हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना है, तो आपको डिस्कशन करनी है। द सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेस्ट एंड डिस्कशन, इट इंश्योर्स दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम कि इस हफ्ते मेरे को ये करना है। तुमने MBBS में पढ़ाई की हुई, तो मैं वही पढ़ना है, तुम्हें वो टेस्ट देना है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा एग्जाम में वो कैसे पूछते हैं। द सेकंड थिंग अलॉन्ग विद दैट, जो हर बार मैं बोल रहा होता हूँ, आराम से अपने प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ो, टेस्ट दो, टेस्ट से नोट्स बनेंगे, तुमने जो पढ़ा है उससे नोट्स बनेंगे, उनको कंबाइन करके कंसोलिडेट करो, उसकी 2-3 रिवीजन मारो, उल्टी करके आओ, एग्जाम निकल जाएगा। दिस इज अ क्लियर फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। तुमने अपनी MBBS की पढ़ाई पहले कर चुके हो, अब बेमतलब में मेरे को बहुत सारा पढ़ना है, ये वाली बकचोदी मत करना, ठीक है? बिकॉज बहुत सारा पढ़ने से रैंक भी बहुत सारी आती है, कम नहीं आती। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, करोगे तो रैंक भी कम आएगी और अच्छी आएगी।
उसके लिए टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन कर लो. यू विल स्पेशली फॉर माइनर सब्जेक्ट्स, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक रेडियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्थो हो गया, डमा हो गए, उस एक दिन के टेस्ट एंड डिस्कशन में जितना पढ़ाया जाएगा मोर देन सफिशिएंट. फॉर बिगर सब्जेक्ट्स माइक्रो एनाटमी मैंने सर से ही पढ़ी है, मतलब दोनों सर से ही पढ़े हैं फ्रैंकली. तो इनके लिए व्हाट हैपेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स यू अ बास्केट कि इतना तो पढ़ के जाना है, इसके ऊपर जो प्रीवियस टॉपिक्स है जो जो इंपॉर्टेंट लगा इसमें मैंने ऐड कर दिया, एंड नाउ हैव वन कंसोलिडेटेड रिसोर्स जिसको मैंने एग्जाम में टुवर्ड्स द एंड पढ़ा है फॉर दैट मैटर. सो एक इंटर्न के लिए तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, टेस्ट एंड डिस्कशन ज्वाइन करो, खुद प्रीवियस क्वेश्चन और टॉपिक्स लगाओ, टेस्ट एंड डिस्कशन दो, उसके नोट्स और इससे नोट्स मिला के एग्जाम दे के आ जाओ. एंड एक साल है, 6 महीने में एक बार सिलेबस करना है, 3 महीने में फिर करना है, फिर 1.5 महीने में करना है, फिर आखिरी 10 दिन में करना है, और एग्जाम उल्टी करके आना है, और उसका सोचना भी नहीं है, जिंदगी में निकल चुका होगा एग्जाम तुम्हारा. बिल्कुल सटीक, बढ़िया, रोहित शर्मा की तरह पुल शॉट वाला आंसर है. और मैं गाइस बताना चाहूँगा कि आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल ही इंडिया फाइनल जीती है, तो हम सारे बहुत ज़्यादा इंडिया क्रेजी हो रखे हैं इस वक्त. तो आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारे क्रिकेटिंग रेफरेंस मिलेंगे जो शायद मैं खुद चाहूँगा कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा सुनकर यार. मैं इसमें विराट कोहली का बोलूँगा कि शुरुआत में आराम से खेलता है और एंड में मारता है बहुत सारे छक्के. एवरीवन नोज दिस दैट. अच्छा तो बहुत बोला है ना? मुझे लगा तो कुछ और आने वाला. नहीं, बहुत सारे सिक्सेस एंड बहुत सारे फोर्स टुवर्ड्स द एंड मारता है. सो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समथिंग सिमिलर होनी चाहिए, स्लो एंड स्टेडी एंड टुवर्ड्स द एंड दैट्स व्हेन द लास्ट 10 डे रिवीजन कम्स इनटू प्ले. छक्के एंड में मारना है, शुरुआत में छक्के मार के अगर बहुत व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इज कि शुरुआत में बहुत सारा पढ़ लेंगे, फिर आउट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे. वो नहीं करना, स्लो एंड स्टडी, एंड देन टुवर्ड्स व्हेन द एग्जाम इज कमिंग कि वो आखिरी 1 महीना आ चुका है, 2 महीना आ चुका है, तब सब कुछ लगा दो और फिर यू विल बी ओवर द क्रीज, यू विल बी ओवर द 6 एंड किंग कोहली. सो आई थिंक किंग कोहली सब में से एक बात जरूर सीखी कि 7 लगातार लो स्कोरिंग मैचेस के बाद द किंग गॉट अप एंड स्कोर्ड 76. डेफिनेटली एंड डेफिनेटली मेड एवरी इंडियन प्राउड कि हमारा राजा कैसा हो, कोहली जैसा हो. अब सोचो हम लोग 30-40 में कोई जाके नंबर याद नहीं, उसमें 3 थे यार. मतलब वी टेंड टू फॉरगेट दैट कि बस भाई हार सकते थे वहाँ से, अभी कभी भी 2 विकेट 1 विकेट और गिरती. प्लेड दैट एंकर टुवर्ड्स द एंड. भाई उसने आखिरी के 26 में 10 बॉलों में बनाया उसने, एकदम छक्का चौका कवर्ड अप एवरीथिंग. आप यही करो, आपने अपनी की हुई है प्रिपरेशन, आपने 5 साल कुछ नहीं मतलब 5 साल पीजी रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, तो अब ये मान लो कि आपने 5-9 कुछ कोहली की तरह कुछ वो नहीं मारे. बट हैविंग सेड दैट, जस्ट keep on building momentum and towards the end hit the 6. Perfect answer, bro. So now moving to the third category, I think DBMCI भाटिया कोचिंग के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा तादाद हर साल इस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स की रहती है. इनफैक्ट हमारा जो DBM से हैदराबाद सेंटर है, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 6,000 स्टूडेंट्स ज्वाइंड एंड दे वर ऑल पोस्ट इंटर्न स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ 1-year strategy to crack the NEET PG exam. एंड आई थिंक मैं जाना चाहूँगा प्रवीण बॉस के पास कि बॉस आपने पिछले 10 साल से इन बच्चों को पढ़ाया है, इस पर्टिकुलर सेट को पढ़ाया है, बिल्कुल दिल से पढ़ाया है, बच्चे आपके फ़ैन रहे हैं, आपने कैसे गाइड किया इन सबको? सर थर्ड कैटेगरी जैसा आपने बोला कि यस एग्जैक्टली आई वाज इन दिस कैटेगरी. सर मैंने ना अपने सोचा था कि इंटर्नशिप में पढ़ाई करूं, बट मैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज का हूं, वहाँ इंटर्नशिप बहुत ही हेक्टिक होती है. मतलब मेडिसिन पोस्टिंग, गायनेकोलॉजिकल पोस्टिंग, सर्जिकल पोस्टिंग, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. तो मुझे लगा था मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा इंटर्नशिप में, बट समहाउ मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई. देन आई मूव टू दिल्ली, गौतम नगर में. आई स्टेड विद माई फ्रेंड वेयर आई एक्चुअली क्रैक्ड एम्स. उसमें मैंने ये देखा कि सर मेरे पास नोट्स नहीं थे, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, बट मैंने पीजी में पढ़ाई नहीं करी थी. कहीं ना कहीं मेरे सीनियर्स भी बोलते थे कि पढ़ाई कर लेना यार बाद में, इंटर्नशिप के समय, इंटर्नशिप के बाद पढ़ लेना. तो मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं वही था. तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने फर्स्ट GT दिया, तो मेरी स्कोर्स अच्छे नहीं आए. मुझे पता समझ में आ गया कि मुझे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे. अनलेस आई डोंट हैव अ नोट्स विथ मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो आई जॉइंड कोचिंग एंड द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज, जब मैं फर्स्ट डे गया ना सर, इतनी लंबी क्लास हुई, मेरा खुद से दिमाग लगे इतना लंबा पढ़ाते हैं कोई. एंड जब मैंने फैकल्टी को देखा वो चौक से लिख रहा था, उसको यहाँ पर पूरा चौक गिरा था, वो उसके झाड़ के पढ़ा रहे थे, गर्मी में, पंखे भी नहीं थे उस समय. आई रियलाइज दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मतलब मेहनत तो लगेगा इसमें, जब वो इतना मेहनत कर रहा है तो मुझे भी तो उसके डबल मेहनत करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट मेड ऑल माई नोट्स एंड देन ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्ट गिविंग माई ग्रैंड टेस्ट, इनिशियली स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, बट जब हम फ्रेंड्स साथ में रहते थे तो हम क्या करते थे कि ग्रैंड टेस्ट को साथ में इवैल्यूएट भी करते थे. स्कोर शुरुआत में अच्छी नहीं थी, टेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही थी, धीरे धीरे जब हमने नोट्स बनाए
तो सर 5-6 सब्जेक्ट के बाद थोड़े से स्कोर्स इंप्रूव होने शुरू हुए. देन आई थॉट आई एम द राइट ट्रैक एक्चुअली. बहुत सारे उस समय सर अभी तो ऐप्स आ गए हैं, बट उसमें किताबें होती थी, बहुत सारी वॉल्यूम किताबें होती थी, जैसे कभी कोई दिखाते भी हैं वो इतनी लंबी किताबें होती थी, वैसी ही हमारी भी किताब हो जाती थी. तो मैंने ये समझा कि सर नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पोस्ट इंटर्न हु हैव नॉट रेड वेरी वेल इन ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप और ड्यूरिंग हिज MBBS करिकुलम. एंड दैट नोट शुड बी रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. मैंने ये देखा बच्चे लोग ना ये समझते हैं कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, एंड अल्टीमेटली दे फॉल ट्रैप इन टू सम स्मॉल कोर्सेज. इज नॉट अ गुड थिंग unless they don't have a very base of a very good reading and they have not revised it for multiple times. They should not be so much demotivated, that I feel. And I can feel from that student's point of view who try to just go into कि यार मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं गलत तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ. Apart from that, giving regular tests is very important. जो post class test होता है वो भी हम देते थे और मुझे लगता है बच्चे को भी देना चाहिए. एंड ग्रैंड टेस्ट इज़ वन थिंग जो कि बच्चा को लगता है कि वो मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ग्रैंड टेस्ट दूंगा, मेरा एकदम स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा. तो वो भी नहीं होता. आपको 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है. एक नोट्स है, एक PYQs है और टेस्टिंग है GTs के. अगर ये तीनों का ढंग से अमैल्गमेशन हो गया तो आपके रैंक्स बहुत ही अच्छे आएंगे. एंड आई कैन टेल फ्रॉम दैट स्टूडेंट जो कि अगर ये देख रहा है उसको लग रहा है कि मैं पोस्ट इंटर्न में मैंने पढ़ाई नहीं करी है, यू कैन डू अमेजिंगली बेटर. सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकता है. सर का तो पढ़ के आया था MBBS में, बट उसके बाद भी आ सकता है. रैंक 1 सिटिंग विद अस, तो उसके बाद भी आ सकता है. सेकंड डिजिट रैंक भी आ सकता है, 2 डिजिट रैंक भी आ सकता है. बट उसके लिए आपको जब आप घुस चुके हो इस पूरे प्रिपरेशन में, देन यू शुड नॉट लुक बैक. यू शुड मेक प्रॉपर नोट्स, ग्रैंड टेस्ट एंड PYQs. आई थिंक दैट्स द सक्सेस स्टोरी आई से. मैं इस नोट्स के में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. मतलब सर नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं, डोंट मतलब आप चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो या चाहे आप एक साल आपने कहा कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से खुद अपना शेड्यूल बनाऊंगा, या आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करो जो आपको एक शेड्यूल देगी, एक मोमेंटम देगी, एक डिसिप्लिन देगी. आप नोट्स खुद लिखो. ये चीज़ ना लोग भूल चुके हैं. मतलब मेरे को लगता है आई थिंक इसमें गलती शायद टॉपर्स की थी. हम लोग अपने इंटरव्यूज़ एक समय को याद है कि एक समय तक इंटरव्यूज़, आप जैसे अभी आप बोल रहे हो नोट्स, तो लोगों का क्या होता है कि अच्छा नोट से रैंक आती है तो लोग अच्छा उस टॉपर के नोट से खरीद लेते हैं. मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो एकदम गलत है. ठीक है, कई बार आप किसी और के नोट्स को देखकर खुद अच्छे नोट्स बना सकते हो या उसको कॉपी करके भी वो कर सकते हो, पर खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए. जब तक खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं होंगे ना, तब एक्चुअली आई डोंट नो मतलब कितना सच है या नहीं. मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लिखते हो तो वो याद ज़्यादा रहता है. बेसिकली वो सच है, मतलब उसमें मतलब कुछ भी नहीं. आपने वो लिखा होगा और आपकी खुद की हैंडराइटिंग में होगा ना, वो जैसे मैं बोल रहा था कि कंसाइज करो नोट्स. आप खुद जब नोट्स लिख रहे होगे ना, आप क्योंकि लिख नहीं ज़्यादा पाओगे ना, आप खुद ही उनको कंसाइज कर दोगे कि यार ये लाइन मेरे को आती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एकदम बकवास है, ये सिर्फ मेरे को समझाने के लिए मैं समझ चुका हूँ. आप खुद ही उन 5 लाइनों को 2 लाइन बना दोगे और खुद वो फिर प्रीमेड नोट्स एक बार बन जाएंगे ना. उनको बनाने की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है, 5 महीने की मेहनत है, 3 महीने की मेहनत, जितना भी आपको टाइम देना है. उसको रिविजन ऐसी मक्खन होगी ना जिसको कहते हैं. उस रिविजन में करते रहो, प्रीवाइज से क्वेश्चंस की कोई गलत ना हो, ग्रैंड टेस्ट मल्टीपल देते रहो ताकि भाई टेस्टिंग इंप्रूव होती रहे. सर ने एकदम सही बोला है, उन तीनों का अमालगमेशन अपने खुद के नोट्स, PYQs और GT पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारी टॉप 100 के अंदर रैंक में है. बट आपकी कैटेगरी को अगर पढ़ना ही है तो कौन से कोर्स की तरफ झुकाव होना चाहिए उनका? मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस अब, कि ना हम क्या करते हैं, हम ना हर चीज़ में ना कन्वीनियंस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं. बट एक बहुत पुराने ज़माने में एक बात सिखाई गई थी कि विद्यार्थी ना सुखे कुथा, सुखार्थी ना कुते विद्या. तो नो पेन नो गेन. थैंक यू, दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो द पॉइंट इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस की तरफ जाओगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे. इफ़ आई पुट इट इन अ सिंपल लैंग्वेज. तो अभी बच्चे को क्या लगता है कि नोट्स बनाने क्यों हैं, जब मिल गए मेरे को, लिखे हुए मिल गए, तो मैं पढ़ूंगा तो भी याद हो जाएंगे. नहीं होते. और मैं बट जैसे मेरे साथ है, मेरे को एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप होती है. यानी कि मैंने वो वहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ, आपने कोई क्वेश्चन देखा, आप आंखें बंद करते हो तो आपको दिखता है हाँ मैंने वो राइट हैंड साइड पर ऊपर लिखा हुआ है. अगर आपने वो अपने आप लिखा है तो द चांसेस ऑफ यू रिकॉलिंग इट इज़ फार बेटर इन कंपैरिजन टू दैट कि आपने वो पढ़ा है, इन कंपैरिजन टू दैट कि आपने वो सुना है. तो ये सारा सब कुछ रिकॉल पावर के ऊपर बेस्ड है. जैसे हम बोलते हैं मोनोलॉग का रिटेंशन पावर 18% है, डायलॉग का 45% है, और अगर आपने किसी को पढ़ाया है तो 95% है. तो दैट इज़ द सेम वे. अब क्योंकि आप सोचते हो नोट्स ही तो बनाने हैं, लिखे हुए ले लेते हैं. एंड एज आदित्य हैज राइटली मेंशन कि एक टॉपर ने बोला
कि मैंने नोट्स बनाए थे और नोट्स बहुत अच्छे होते हैं और नोट्स इससे मेरी रैंक 1 आ गई, अच्छा तो आदित्य के नोट्स मैं पढ़ लूँगा तो मेरी भी रैंक 1 आ जाएगी। बस बहुत अच्छा फॉलोअप क्वेश्चन है आपके लिए ना इसी बात पे कि आप बार बार ना जो चीज़ कह रहे हो वो शायद एक वो कहते हैं ना कि बच्चा जब अकेला बैठा होता है तो वो अपने आप को राजा समझता है, जब वो क्लासरूम में जाता है तो उसको देखता है कि यार भीड़ ये रही और ये भीड़ जा रही है। तो एक भीड़ के बारे में कहा जाता है कोचिंग है। कोचिंग मतलब वही है ना कि बच्चा गया जहाँ मास्टर साहब ने जो कहा वो किया। तो एक कोचिंग और प्रोडक्ट का जो आजकल चीज़ चल रही है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट कोचिंग, कोचिंग इज़ अ सेपरेट वर्ल्ड। चाहे वो ऐप से पढ़ो चाहे आप क्लासरूम में जाओ, वो कोचिंग का डिफरेंस बताओ। तो ये बहुत ही टची क्वेश्चन है मेरे लिए ना। आजकल क्या कोचिंग को ना बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब जो भी देखो लोग एक उल्टे तरीके से इस लैंग्वेज को लेते हैं। व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि कोचिंग इज़ नॉट टू प्रोवाइड कंटेंट। कंटेंट तो बुक्स में अवेलेबल है ना। अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज़ द बेस्ट रिसोर्स, मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक्स। MBBS की टेक्स्ट बुक से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। कोचिंग का पर्पस है आपको एक करेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करना और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करना। अभी क्या हो गया है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट हैज़ हैपन हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड और उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम अपने डे को डिसिप्लिन नहीं बना पाते। आप यूट्यूब पर बैठ जाते हो, आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट के लिए यूट्यूब खोल लेता हूँ, एंड अप 1 घंटा छोड़ के चलते हो। आप इंस्टा की एक रील को करते हो, है ना, बोरो कॉन्सेप्ट है, वो डोपामिन रिलीज होता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, और आप एक के बाद एक स्वाइप करते रहते हो, द नेट रिजल्ट 1.5 घंटा चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो कोचिंग में क्योंकि आप बैठे हो, आपको पास एक तो ये सोशल प्रेशर है कि बाकी लोग भी जा रहे हैं, मेरे को भी बैठना है वहाँ पर, और अब क्योंकि आप मोबाइल भी नहीं देख सकते तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप उसको पढ़ते हो। तो ये जो डिसिप्लिन है वो आपको मिलता है। अगर कोई भी बंदा ये सोच रहा है कि वो कोचिंग सिर्फ कंटेंट के लिए जा रहा है तो वो गलत है, वो 100% गलत सोच। तो मैं हल्का से ऐड करना होगा, मेरी इमेज ना बहुत हर बार ये लोग कहते हैं कि आप बहुत एंटी कोचिंग हो। मैंने हर बार ये बोला है कि मैं कभी एंटी कोचिंग था नहीं, मैं खुद कोचिंग का टेक्निकली प्रोडक्ट हूँ। मतलब मैं हर बार इस चीज़ के अगेंस्ट था कि तुम कोचिंग को एक मैजिक वॉन्ड समझते हो कि मैं वहाँ गया, सुन लिया और मेरी रैंक निकल जाएगी। वो तुमने जो एक इमेज बनाई है वो भी गलत है कि तुमने ऐसे सोचो तुम्हारी। और कई बार मैंने ये देखा भी है, ऑब्वियसली पीजी में मैंने देखा थोड़ा कम है, यूजी में खासकर बहुत ज़्यादा है, कोचिंग मिस सेल भी करती है। तो सर्टेन का ऑब्वियसली बिजनेस है, करती है, मैं उसके बहुत बेसिकली अगेंस्ट था इस मामले में। लेकिन मैं एक चीज़ हर बार मैंने बोली है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको पता है कि मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, फिर तो कोचिंग नेसेसरी है। क्योंकि कोचिंग ही, जैसे सर ने बोला, आपको वो एक टाइम टेबल और शेड्यूल प्रोवाइड कर पाएगी। एंड सर इज़ एब्सोल्युटली राइट, कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटेंट। कंटेंट आपको बुक्स में मिल जाएगा, कंटेंट के लिए भर के ऑनलाइन ऐप्स और मतलब प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। यूट्यूब में यूट्यूब में फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक्चुअली में अगर आज किसी को पढ़ना है, यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, आप खुद बैठ के पढ़ सकते हो। कोचिंग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है एक अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को, एक नॉन डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को, जिसको नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है। जब आप कोचिंग को उस प्रिज्म और उस लेंस से देखोगे तो, और कोचिंग और खुद को भी उस तरह ही बोलेगी कि वो कोचिंग है, जैसे आपने कहा कि हम उसको बोल ही रहे हैं, नो मिस सेलिंग, नो नथिंग, ये अभी इसके लिए है। अब कोई कोचिंग बोल के कहे कि मैं आपको MBBS भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं आपको एग्जाम भी निकालूंगा, वो मिस सेलिंग है। यू कैन नॉट बी टू थिंग्स एट वन टाइम। आप अगर किसी स्पोर्ट में अच्छे हो तो भी तो आप कोचिंग लेते हो। हाँ। आपको किसी भी जगह की ट्रेनिंग चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए ही होता है ना। हम क्या बोलते हैं, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत नहीं ग्रो कर पाते, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं था, कोचिंग नहीं है, बोलते कोचिंग नहीं है, तब आप उसको अच्छी connotation वो ले बुरी लेते नहीं हो। मानी जाती। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इसको एक बुरे सेंस में लिया जाता है। एक और लोग कहते हैं कि, मैंने ऐसा भी बहुत बार सुना कि मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर, आई बीन अ पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज एज अ फैकल्टी सम टाइम, बट ये बोला जाता है कि हमारी वजह से बच्चे नहीं पढ़ रहे। व्हाट दे पीपल डू नॉट रियलाइज इज हमारी वजह से पढ़ रहे हैं। आप द वेरी रीजन दैट वी एग्जिस्ट is because unfortunately in majority of the medical colleges, if not more, half of the faculties are not teaching properly. They have to inculcate that, they have to get it within कि yes, उनको स्टूडेंट को ये नॉलेज इम्पार्ट करनी है। अगर वो कर लेंगे तो हम अपने आप ही नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। आई मीन दैट इज वेरी ट्रू एक्चुअली। ये चीज़ मैं बहुत जैसे कि अभी तक जो मैं चाह रहा था ना, वो है डेफिनेशन ऑफ कोचिंग। आपको पता है, जब भी मुझसे स्टूडेंट पूछता है ना कि सर एक बात बताओ कि मैं एक पर्टिकुलर ऐप ना करके
मैं आपकी कोचिंग में क्यों, तो उनको एक ही बात समझाता हूँ कि जब आप कोई ऐप खोलते हो, जब आप कोई भी क्लास कर लेते हो, अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपने कंटेंट देखा, चाहे आप क्लास से वापस आ गए, चाहे आपने ऐप बंद कर दी और आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, तो यहाँ पूरी कोचिंग फेल हो गई। ये कोचिंग नहीं है। कोचिंग ये कहलाती है कि जब आप कोचिंग में जा रहे हो, पहले आपको शेड्यूल आ रहा है, आप अपने दिमाग में उस दिन को फ्री कर रहे हो, वो पूरा टाइम फ्री कर रहे हो, आपको पता 10 से 7, हमें पता था 3 से 7 हमारी रिकॉर्डिंग होनी है। आप वहाँ से आए, हम भी तैयार हुए, हमने तैयारी करी यहाँ पे आने की, हमने क्वेश्चन डिस्कस करे आपस में, एक माइंडसेट में आए, फ़ोन साइलेंट करें, हम बैठे यहाँ पे, हम पूरा करेंगे, कोचिंग पूरी होगी, जहाँ पे हम फैकल्टी से बात कर रहा हूँ, मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ, उसके बाद वापस जाऊँगा, नोट्स रिवाइज करूँगा, उसके बाद मेरा एक पोस्ट क्लास टेस्ट होगा, मैं पोस्ट क्लास टेस्ट दूंगा, मैं चेक करूँगा मैंने कितने क्वेश्चन करे, फिर उसकी डिस्कशन होगी, तब जाके वो एक क्लास पूरी होगी। ये कोचिंग है। In simple words, I would say कि structure and discipline is what coaching is. Unstructured, देखो कई लोग होंगे जो unstructured ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते होंगे, बट आई वुड से कि वो एक्चुअली में 10 या 20% ही बच्चे होंगे। ज़्यादा बड़ा नंबर बोल रहे हैं, 2 to 5%। ठीक है, 2 to 5%। मतलब ये बोल सकते हैं कि एम्स से है ना, मतलब मैं कहता हूँ 50% ऑफ द एम स्टूडेंट विल बी बेस्ड आउट ऑफ कई लोग होते हैं दैट इज व्हाट आई एम गोना unstructured में ब्रॉडली अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ, खुशी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, उनके लिए फॉर दोज पीपल आई वुड से दे शुड गो फॉर योर आपने जो डिस्टिंक्शन वर्ड यूज किया, मैं कोचिंग वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं कि सब लोग देखते हैं कि सब पढ़ ले, बट सब पढ़ना कोचिंग क्या कहते हैं possible पता ही है? नहीं है। कोचिंग इज हैंड होल्डिंग, प्रोडक्ट इज कंटेंट। स्टूडेंट ने मुझे कहा नोट्स बड़े होने चाहिए, मैंने कहा दैट टीचर हैज गेन्ड 15 years of experience to make sure that you get concise notes। यार देखो, But concise to limited extent। Concise to a limited extent कि मैं most important थोड़ा सा प्राउड होकर हल्का सा बोलूंगा, 3 एग्जाम निकालने हैं, ज़्यादा पढ़ने से रैंक कम आती है। सर आपको तो बहुत प्राउड होना चाहिए, यू आर अ थोरो एंजोनियन, ये कोई मजाक थोड़ा ना सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने किया है। सो लाइक यू नो कि आई थॉरली बिलीव इन द फिलॉसफी, कम पढ़ो बार बार पढ़ो, एंड वो कम और वो कम वाला कंटेंट कोचिंग नहीं पाती है। नसीर को तुमने आगे आने के लिए मना कर दिया था, नसीर बोल नहीं पा रहे हैं। आगे आने दो मैं इस उनको। पे अब एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो डॉक्टर आदित्य बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जो बिलीव करता हूँ ना, राइट, द मोर यू रीड द मोर यू गेट कन्फ्यूज्ड एंड द मोर यू फॉरगेट। सिंपल, अग्री करते हो या नहीं? Definitely. द मोर यू रीड द मोर यू गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिया कन्फ्यूज होगा ही, एंड द मोर यू फॉरगेट, क्योंकि हमारा मेमोरी स्पेस लिमिटेड है। इसलिए इफ़ यू लिमिट द कंटेंट, right, and if you read important things, I'm not telling you to read less, if you focus on important things, if you read important things and if you revise more, the more you revise the more you understand, The more you remember. the more you revise the more you understand, the more you remember। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर इसका मतलब आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ के ख़त्म कर दो। नहीं यार, वो तो आप समझ रहे हो ना, मैंने बताया नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ स्टार्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स से तो करो। आप करते हो सब पढ़ने जाते हो, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट थिंग्स भी याद नहीं होते हैं। दिस इज द मिस्टेक व्हाट यू डू। यार स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट थिंग्स, बी थरो विथ इंपॉर्टेंट थिंग्स, रीड इंपॉर्टेंट थिंग्स, रिवाइज मोर नंबर ऑफ टाइम्स। देखो हमारा एम कंटेंट कवर करना नहीं है यार, व्हाट यू डू इज कंटेंट कवरिंग। ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, वहाँ से। अरे व्हाट इज दिस यार, राइट। हमारा एम है जो कर रहे हैं उसको याद रखें, उससे मेरा आंसर हो जाए। वो कभी देखा नहीं, मेरा पैथोलॉजी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन हो रहा है नहीं, फिर खुश क्यों हो यार, क्यों रिवाइज हो गया? तेरा एम रिवाइज करना या आंसर करना है, पैथोलॉजी समझ में नहीं आता है। हाँ? समझ में नहीं आता है, तेरा एम आंसर करना है ना। अभी इतना सब कुछ पैथो में पढ़ लिया। अभी सिंपल से बताता हूँ, मेरे 2 जूनियर्स थे MBBS में, दोनों ने रॉबिन्स पढ़ा पैथो के लिए, ठीक है। जो रॉबिन्स पढ़ा ना, एक बंदा उसने टॉप किया सेकेंड ईयर MBBS, सिर्फ सेकेंड ईयर नहीं, उसने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर टॉप किया, क्योंकि पता है पैथोलॉजी इज द कोर सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर MBBS सब्जेक्ट्स आर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, में पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली थर्ड ईयर टॉप किया, फाइनल ईयर टॉप किया, इंटर्नशिप करके सीट ले ली ऑर्थोपेडिक्स विदाउट कोचिंग, ठीक है। अभी दूसरा बंदा जो रॉबिन्स, अब इस तरफ हम फोकस करेंगे ना, हम भी पढ़ने जाएंगे, नहीं होगा ना। सब लोग उसके थोड़े जैसा थोड़ी होते हैं, ये तो पढ़ाकू बंदा था, अब मेरे जैसे भी बंदे होते हैं जो पढ़ नहीं रहे थे MBBS में। तो ये दूसरा बंदा जो रॉबिन्स पढ़ा ना, रियल स्टोरी है। अब दूसरा बंदा जो रॉबिन्स पढ़ा ना, उसने रॉबिन्स पढ़ा, उसकी पूरी MBBS लाइफ में एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, पैथो। मैं पूछा यार रॉबिन्स पढ़ के टॉप करना सुना था, फेल होना पहली बार सुना।
वो बोला मैं रॉबिन स्टार्ट किया सेकंड ईयर में जोश से कि मैं सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ूंगा, 2-3 महीने पढ़ा, फिर हमको पता है हम जैसे है वैसे ही हैं, जोश पूरा उतर गया, पढ़ना बंद हो गया, फिर लास्ट में रिवाइज करना मुश्किल हो गया, राइट। तो यू हैव टू सी योर पर्सनैलिटी, व्हाट टाइप ऑफ, इस एग्जाम्पल से मैं बोलता हूँ कि आजकल ना ऐप इतना ट्रेंडिंग है, पर सब लोगों को ऐप लेना है, कन्वीनियंट है, हो जाएगा, घर में बैठ जाएंगे, कर लेंगे, नहीं यार। अगर ये देखो पहला जो बंदा था ना स्टूडेंट जो टॉप किया, बिगनर कोचिंग के भी ले लिया, अगर ऐप दे दो, फेस टू फेस दे दो, कुछ भी दे दो, वो कैसे भी निकालने वाला है सीट। बट दूसरा जो बंदा है जो पैथो पढ़ के रॉबिन्स पढ़ के फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं था ना। ऐसा नहीं कि हर एक बंदा कुछ भी लेके कुछ भी कर लेगा। इसीलिए तो ये हमने सेशन बनाया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सब लोग एक चीज़ से नहीं कर पाएंगे। कोई एक ऐप से कर लेगा तो आप नहीं कर पाओगे, कोई एक फेस टू फेस कर लेगा तो आप नहीं कर पाओगे, हर एक के लिए अलग अलग होता है। इसलिए ना आप देख लो पूरे नेशन में, इंडिया में मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास ऐप भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, फेस टू फेस क्लासेस भी है, लाइव क्लासेस भी है? नन अदर देन DBMCI। वाई? बिकॉज वी थिंक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर नॉट बैस्ट टुवर्ड्स वन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐप से कर लेते हैं, राइट। वी आर नॉट बेस्ट टुवर्ड्स दो स्टूडेंट्स ऑल्सो जो फेस टू फेस से कर लेते हैं, राइट। वी थिंक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। दैट्स वाई DBMCI केयर्स, ठीक है, स्टूडेंट को केयर करती है, हर एक को कवर करती है, किसी को नहीं छोड़ती है। वी आर फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर टॉपर्स जो ऐप से कर लेते हैं, नॉट ओनली एवरेज स्टूडेंट जो फेस टू फेस कर लेते हैं, यार सबके लिए। और जो नहीं कर पाता है ड्यू टू सम रीज़न, उसके लिए जो एवरेज स्टूडेंट है ऐप से नहीं कर पाएगा, फेस टू फेस के लिए ड्यू टू सम रीज़न नहीं आ पाएगा, यार हम तुझे घर बैठे फेस टू फेस का एक्सपीरियंस देते हैं लाइव, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ DBMCI। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरीबडी इज़ नॉट सेम एंड एवरीबडी सिचुएशन इज़ नॉट सेम, राइट। किसी का देख के किसी का करने जाएंगे, वो तेरे लिए सूटेबल या नहीं पता है। इसलिए nobody knows you better than you and nobody can make a better plan for you other than you। खूब समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से प्लान करो, इसीलिए हमने ये सेशन बनाया है, राइट। प्रॉपरली चूज़ करो, ऐप से करना है या नहीं, फेस टू फेस करना है नहीं, उसके लिए आप ही को पता है किससे करना है। यू नो योर पर्सनैलिटी। अगर मुझे बोलो ऐप से कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे कोई डंडा पकड़ के बैठ के पढ़ाना है, साले पढ़, वो नहीं पढ़ने वाला हूँ यार मैं। आप लट लेके जाते हो क्लास में? तो इसलिए ना आई एम कंफर्टेबल विथ फेस टू फेस क्लासेस, आई एम कंफर्टेबल। वरस किसी टॉपर को बोलो, वो बोलेगा मुझे ऐप से करना है। Actually, this is very true. Absolutely, Actually, बिल्कुल मतलब रोहित शर्मा वाली आप तो इनिंग भाई खेली है भैया ने, एकदम सीधा है 92 रन मारे, मैच आया वापस। सुनो, मैं और एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि मुझे सूटेबल है फेस टू फेस क्लास, मुझे पता है मैं ऐप से नहीं कर पाऊंगा, मैं बैठूंगा आधा घंटा फिर नहीं क्लोज कर दूंगा, पूरा लैग हो जाएगा, पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, रिवाइज कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी जो बंदा ऐप से कर पाता है ना, जैसा एक चीज़ है, अभी टॉपर्स ऐप से कर लेते हैं, ऑब्वियसली कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो टॉपर है। लेकिन अगर टॉपर फेस टू फेस करता, राइट, तो वो टॉपेस्ट बन जाता। सर आई सजेस्ट फेस टू फेस इज बेटर इवन फॉर ए टॉपर। एग्जाम्पल बताऊं ना, तो मुझे टॉपर्स ऐसे लगते हैं जो ऐप से करते हैं, जैसा एक फ्रॉग वेल में होता है, मेंढक कुएं में होता है, उन्होंने बाहर की दुनिया समंदर देखी ही नहीं, कुएं में ही अच्छे, मतलब ठीक है यार, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे एक बार कुएं समंदर के पास आते ना, फिर समझ ये कुआं तो कुछ नहीं है, ऐसा है। अगर एक बार फेस टू फेस क्लास देख लो यार, आप टॉपर नहीं रहोगे, टॉपेस्ट बन जाओगे। लेकिन अब टॉपर बोलते हैं फेस टू फेस में सब कवर नहीं होता है। हाँ यार, कवर नहीं होता है, ये तो कवर कर लो, फिर आप है ऐप लो। सी, फेस टू फेस क्लास इज़ योर मेन सोर्स, ऐप इज़ योर टॉपिंग। आइसक्रीम में ऊपर का टॉपिंग है, आप सिर्फ टॉपिंग जा रहे हो, आइसक्रीम ही नहीं खा रहे हो। अगर आप ऐप के लिए जा रहे हो तो आपको बस मुझे टॉपिंग दे दो यार, आइसक्रीम क्यों छोड़ रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ पहले आइसक्रीम खाओ फिर टॉपिंग डालो। तो पहले फेस टू फेस क्लास करो, आपका एक बेस बन गया, फिर बाकी का जो इसमें कवर नहीं वो ऐप से कवर करो। दिस इज़ द आइडियल मेथड आई कैन चैलेंज। तो डॉक्टर नसीर बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, हम थोड़े से बेकार एग्जाम्पल देते हैं। अब मुझे अच्छा लगा, मैं क्लास में यही सेम एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि फेस टू फेस क्लासेस कपड़े हैं और ऐप ज्वेलरी है, तो खाली ज्वेलरी पहन के पार्टी में मत चले जाना, कपड़े भी पहन के चले जाना। So now moving on to the next question, and I think ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी रिसेंटली एग्जाम पोस्टपोन हुआ, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी आई, लेकिन आजकल बहुत चल रहा है कि शॉर्ट कोर्सेज आ रहे हैं, और शॉर्ट कोर्सेज में कहा जाता है कि रैंक आ जाएगी। तो मैं अश्विनी सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके कि शॉर्ट कोर्सेज से रैंक आ जाएगी? तो MBBS बंद ही कर दो, फिर शॉर्ट कोर्स ही करा लो। अगर 5-6 दिन में डॉक्टर बनते हो तो इससे अच्छी बात ही क्या है। वो वाली जो ऐड आती है ना, 4 दिन में डॉक्टर 4 दिन डॉक्टर बने। वेल देखो,
अब इफ आई बी वेरी ओपन अबाउट इट, मुझे लगता है कि क्योंकि हम देखते हैं कि 90% स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द डे विल नॉट बी एबल टू क्रैक द रैंक ऑब्वियसली, क्योंकि 90% ज़्यादा ही होंगे बल्कि जितने भी एग्जाम दे रहे हैं. तो ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस ऑफ फियर ओनली. द मोर यू गो क्लोज टू द एग्जाम, आप डरते हो, और एग्जाम पास आप और डरते हो. आपके पास क्या तरीका, कोई आपको ये कह दे कि बस मैं आपके सारे सब्जेक्ट इतने कम टाइम में करा दूंगा. लाइक इट कुड बी अ गुड सोर्स फॉर समवन हु रेड फ्रॉम द सेम थिंग ओनली. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी स्टडीड विद मी, और अगर मेरा कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो वो एक क्विक रिकैप कर रहा है, बट वो जस्ट कि उसको ये एक एक फॉल्स होप मिल रही है कि ही विल बी एबल टू क्रैक अ रैंक बाय चेंजिंग द सोर्स एंड विल बी एबल टू कवर अप एवरीथिंग इन 19 सब्जेक्ट इन लाइक फ्यू डेज ओनली. ऐसा होता नहीं है, ठीक है. वो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए. एंड आई डोंट थिंक इफ यू जेन्युइनली कम अक्रॉस अ पर्सन एंड वॉक टू हिम और हर बिहाइंड द सीन, और आप उससे पूछो कि क्या जनरली तुम्हारे रैंक किसी शॉर्ट प्रोग्राम की वजह से आई है, तो मुझे लगता नहीं कि वो एग्री करेगा. उसके पीछे बहुत मेहनत रही होगी, उसने पूरी MBBS में बहुत पढ़ाई करी है. सो इफ़ यू रेड वेल थ्रू आउट योर MBBS एंड देन यू यूजिंग दैट शॉर्ट प्रोग्राम जस्ट मे बी टू एक रियलिटी चेक के लिए, एक अलग बात है. बट आप खाली डर रहे हो कि एग्जाम में 1 महीना रह गया और मैंने रिवाइज खुद नहीं कर सकता, मेरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है प्रोग्राम, तो मे बी इस प्रोग्राम से मुझे हेल्प मिलेगी. तो चाहे वो वन शॉट का भाई मैं बोलता हूँ ना, हाँ बिल्कुल, वन शॉट का क्या मकसद है जो हम कराते हैं सीरीज? आई विल टेल यू. इन्यूमरेबल मैसेजेस आते हैं मेरे को कि हमने क्लासेस अटेंड करे, हमने नोट्स बनाए, हमने रिवीजन स्टार्ट करा, बट फिर हमको लगा कि नहीं यार, ये हम एक शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, इससे तो 19 के 19 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे. एज डॉक्टर नसीर हैज़ मेंशन ना कि तुमने पैथोलॉजी रिवाइज कर ली, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, फिर क्या रिवाइज किया. तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. तो और इसके बाद बच्चा क्या बोलता है, सर अब एग्ज़ाम 5 दिन रह गया, अब तो मुझे समझ आ रहा है मेरे को कुछ नहीं हो सकता और अब मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा. ना दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड लॉट ऑफ एफर्ट्स इन स्टूडेंट. तो अब आपने बात बोली कि अगर ये क्या कोर्सेज ख़राब है, नहीं बिल्कुल भी ख़राब नहीं है. मिस सेल नहीं होनी चाहिए, एज आदित्य हैज राइटली मेंशन. मैं इसको मिस सेलिंग पूरा इसमें बता देता हूँ कि एज फार एज द शॉर्ट कोर्सेज, यहाँ इनफैक्ट वन शॉट रिविजन को अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ वन शॉट रिविजन से सारे सब्जेक्ट करना चाहता हूँ, एनीथिंग मैं सिंपल बना चाहता हूँ कि देर आर 3 और मे बी 4 डिफरेंट कैटेगरीज में थोड़ा सा उसको कंसोलिडेट करके ऐसे बताऊँगा. आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने बहुत ढंग से पढ़ा, पर अनफॉर्चुनेटली आपने रियलाइज़ किया कि यार मैंने नोट्स बहुत बड़े बना दिए, सब कुछ ही डालता है क्या, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं रिवाइज कैसे करूँ. पर आपने पढ़ाई अच्छी की है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से. आपने पढ़ाई वैसे डिजाइन की है, पर अब समझ नहीं आ रहा, आप डेफिनेटली जाओ. मैं 100% बोल रहा हूँ, आप जाओ, आपके लिए ही बना है, ठीक है. एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिसने कहा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये कर लेता हूँ, चलो आप भी चले दो, कोई नहीं मेरे को समझ में आ रहा है. बट प्रॉब्लम ये है कि एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिसने कुछ नहीं किया और अब ये सोच रहा है कि ये करके एम्स में रेडियो उठाएगा. भाई तुमसे बड़ा डिल्यूजनल बंदा कोई नहीं है. ये चीज़ है मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट सबको रियलाइज़ होनी चाहिए. इफ़ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, एंड इनफैक्ट एवरी टॉपर हु सेज कि मैंने शॉर्ट कोर्स से रिवाइज़ किया है या वो किया है, उसकी अगर आप यहाँ ध्यान से सुनना, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, सबने ये कहा पहले उन्होंने बेस बड़ा बनाया, उनको रियलाइज़ हुआ कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, फिर उन्होंने शॉर्ट कोर्स करके उसको शॉर्ट कर दिया और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया. आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, गो फॉर इट, नो डाउट, अच्छा है. पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं बस ये लगाऊंगा और बस इसको करके निकल दूंगा. इनफैक्ट अगर इसको भी करना है ना, मतलब अगर तुम्हें तब भी लगता है कि मेरे को सिर्फ ये करना है, तब भी मैं तुम्हें बोलूँगा उस कोर्स को बेस बना के फिर और पढ़ना शुरू करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ग्रैंड टेस्ट लगाओ, थोड़ी और एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मेन वीडियोस देख लो, पैथ फार्मा, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी और PSM, इन सब. अनाटमी से थोड़ा नीट पीछे के लिए कम, आईना के लिए ज़्यादा हो जाता है, चलो वैसे करके इनके लिए मेन करके उनको ऐड कर लो. जिस टॉपर ने अगर किसी शॉर्ट कोर्स को बेस बना के बनाया ना, उन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स को ऐड किया था या MBBS में दिग्गज थे. अगर ये इस डिल्यूजन में हो कि 5 दिन की क्लास लगा के, 10 दिन की क्लास लगा के या सिर्फ वन शॉट करके रैंक 100 के अंडर, 1000 के अंडर आ जाएगी, तो डिल्यूजन में ही रहो. फिर देखो ये शॉर्ट कोर्स है क्या एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज अ शॉर्ट कोर्स. शॉर्ट कोर्स ये PYQ का अमेलगम ही तो है. हाँ भाई जितने पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, आप उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके अपना कंटेंट तैयार कर लो. बिकॉज इफ हमने भी शॉर्ट प्रोग्राम बनाया, वन शॉट किया है, सबने किया है. आई कैन टीच एनाटॉमी इन 1 day एंड आई कैन मेक माई स्टूडेंट हैप्पी बिकॉज द वंस ही गो बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको लगेगा सब कुछ हो रहा है.
बट एग्जाम में क्या वो पीवाईक्यू पे टेस्ट हो रहा है खाली? अगर खाली पीवाईक्यू पे टेस्ट हो रहा है तो ठीक है, ये शॉर्ट प्रोग्राम ठीक है। अगर आपको पीवाईक्यू करना है एक तरीके से, ठीक है, गो फॉर दिस शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड देयर आर क्वेश्चन विच विल बी स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम दैट सेम टॉपिक और कुछ अलग तरीके से पूछे जाएंगे, तो वो एक उस खाली एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का आंसर मिलने से आपका काम नहीं होता वहाँ पर। तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीड बियॉन्ड दैट पॉइंट। सबको पता है कि टॉपिक सेम इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक्स आते हैं, 80-90% टॉपिक हर बार वही आते हैं। आप सर 2009 ले लो, आप 2024 में बैठे हैं, अभी वही आज भी वही क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे। सिर्फ हेट्रोमा आना है तो हेट्रोमा आना है। एग्जैक्टली, the examiners are smart enough to change the language of questions so dramatically it looks like a new question every time, but वो लैंग्वेज समझेगा कैसे? वो लगा हुआ है इन छोटी चीज़ों के पीछे। आप उनको ना एक आप इस या दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब पर इसके अलावा कुछ और यूज़ उसका गलत है। बेसिकली शॉर्ट कोर्सेज आपको लकी महसूस कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, कह सकते हो सर। या तो आपने बहुत पढ़ा, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, रिवाइज That is a word that I'm gonna यूज एग्जैक्टली Pseudo confidence. और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ शॉर्ट कोर्सेस में। आई एम इन फेवर ऑफ शॉर्ट कोर्सेस बट नॉट विदाउट द मेन कोर्स। एग्जैक्टली। अभी भूख लग रही है, मुझे दबा के भूख लग रही है, सिर्फ आइसक्रीम खाने से थोड़ी मेरा पेट भर जाएगा। नहीं यार, मुझे बिरयानी दो, आइसक्रीम दो। भूख लग रही है यार, मैं बिरयानी चूज़ करूँगा, सिर्फ आइसक्रीम थोड़ी चूज़ करूँगा। नहीं, लेकिन बिरयानी खा के आइसक्रीम भी मिल जाए यार बात तो अलग है। इस तरह से शॉर्ट कोर्सेज, लेकिन आइसक्रीम डेजर्ट जिसको मेन खाना बिरयानी खाने के बाद खाना है यार। अब डायरेक्ट आइसक्रीम करोगे थोड़ी पेट भरेगा, नहीं भरेगा। आई एम इन फेवर ऑफ शॉर्ट कोर्स बट द थिंग इज पहले अपना पेट भर लो, फिर ऊपर से डेजर्ट डालो। रिवीजन के लिए यूज करना चाहिए। Short सिर्फ course रहने के लिए बिरयानी नहीं और कर आइसक्रीम सकते। एक ही दुकान से है तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ 100%, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 100%। डेफिनेटली, मतलब इसमें आई वुड अग्री। किसी को अगर पहले आइसक्रीम भी खानी है तो मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट पूरी बिरयानी नहीं तो एटलीस्ट चिकन का पीस, दैट इज द मेजर सब्जेक्ट, वो जरूर खा लेना अगर राइस खाने का मन ना हुई हो तो। वेजिटेरियंस वेजिटेबल बिरयानी खा सकते हैं, नो पार्शियल। प्रवीण सर, अब मैं आप पे आता हूँ। आई थिंक सर एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ, लास्ट एक चीज़। अभी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं क्या मैं ये शॉर्ट कोर्स अटेंड करूँ, क्या मैं ये शॉर्ट कोर्स अटेंड करूँ। बोलते हैं हाँ अटेंड करो, बट बिफोर यू अटेंड दैट शॉर्ट कोर्स आस्क ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ। क्या क्वेश्चन पूछना है? जो भी मैंने अब तक कर रखा है, फेस टू फेस से पढ़ा होगा या ऐप से पढ़ा होगा, क्या उसमें मैं थरो हूँ? नहीं है तो कर क्यों रहे यार? ये पढ़ा है वो भी थरो नहीं है, वो करेगा वो भी थरो नहीं होगा, ना ये थरो होगा ना वो थरो होगा, करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। राइट, सी इफ़ यू डू समथिंग यू हैव टू डू इट थरोली। ये बेसिक रूल है एंट्रेंस प्रिपरेशन का। राइट, हमारा एम कवर हो गया वो नहीं है यार। कवर होने के बाद एम आई थरो। सी व्हाट आई से इज, अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं ऐप से पढ़कर या फेस टू फेस क्लास अटेंड किए हैं, नोट्स मिले हैं, इफ़ यू आर थरो यू आर रेडी टू डू द एनी शॉर्ट कोर्स। बट इफ़ यू आर नॉट थरो डोंट डू एनी शॉर्ट कोर्स, नहीं हेल्प करेगा। जैसा भूख दबा के लगी है, बिरयानी खाए बिना आपको आइसक्रीम खाने से पेट नहीं भरेगा। इफ़ यू आर नॉट थरो विद द मेन कंटेंट यू वोंट बी सेटिस्फाइड विद द शॉर्ट कोर्स। देखो शॉर्ट कोर्स जो भी अटेंड करते हैं दो तरह का रिव्यू आता है। थोड़े बंदे बोलते हैं मस्त था सर, बहुत अच्छा था, बेनिफिशियल हुआ। बट हैव यू आस्क्ड दो स्टूडेंट जो बोलते हैं सर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ? क्यों बोलते हैं? दो तरह का रिव्यू क्यों आता है सर? जो ऑलरेडी मेन कंटेंट जो होता है ना, फेस टू फेस या ऐप से अच्छे से पढ़े होते हैं थरोली, उनको फ़ायदा हो जाता है तो बोलते हैं अच्छा था। जो थरो नहीं है नोट्स और ऐप के कंटेंट से, थरो नहीं है तो उनको कुछ नहीं पता है। अब जाके बस ये सुरो ऊपर से ले लेंगे तो थोड़ी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट्स 3 दिन 5 दिन 6 दिन में पढ़ाएंगे, थोड़ी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा सकते हैं? नहीं, जो कॉन्सेप्ट से पहले पढ़ा हुआ है ना उसको समझ में आएगा शॉर्ट कोर्स, जो पढ़ा नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा। सो दैट्स वाई बिफोर यू अटेंड एनी शॉर्ट कोर्स ask a question to yourself, am I thorough with the main content what I have studied? Yes तो do it, otherwise don't do it। तो रजत सर, अब मैं आपसे जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सारे आपसे कहेंगे कि जल्दी से ना हमें नीट पीजी 2025 की तीनों कैटेगरी के बच्चों की फाइनल स्ट्रैटेजी रिवाइज करवा दीजिए। तो भाई देखो, नंबर 1, जिन लोगों ने अपने नोट्स MBBS में बना रखे हैं, आंख बंद करें, एक TND फेस टू फेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। जितना बेटर डिसिप्लिन ये देगा ना, इतना कुछ भी नहीं देगा। नोट्स आपके पास पहले से ही हैं, उन नोट्स को रिवाइज करें। टेस्ट देने से पहले टेस्ट दे, पक्का टेस्ट दे, डिस्कशन अटेंड करें, देखें कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। उस डिस्कशन से थोड़ा बहुत अपडेट भी मिल जाएगा। हर महीने कम से कम एक GT दे, कोशिश करें कि ये 6 महीने में कंप्लीट कर ले। इसी 6 मंथ्स को आगे अगर वो INICT के लिए कर रहे हैं तो 3 महीने बचे हैं, 2+1 कर दें। और अगर नीट के लिए कर रहे हैं तो 5 महीने और है, और 3+2 करके 2 बार इसको रिवाइज कर ले, दे आर सॉर्टेड। परफेक्ट। तो डॉक्टर आदित्य, मैं आपसे कहूँगा कि जो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने
पढ़ा है MBBS में, फोकस नहीं थे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? उनकी भी सिमिलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टेस्ट एंड डिस्कशन तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, पर इस बार आप क्या करो कि आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद से किसी रिव्यू बुक से या कोई जो प्रीमेड नोट्स हैं उनसे बन के अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद बनाओ। टेस्ट एंड डिस्कशन अटेंड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक्स अंडरस्टैंड करो और एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाते रहो। 6 महीने में नोट्स को खत्म करो, वो 6 महीने खुद बैठ के खुद के नोट्स बनाओ। बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है मेरी, लोग प्लीज़ प्रीमेड नोट्स के ऊपर, मतलब प्रीमेड नोट्स को सोर्स बना के आप अपने खुद के नोट्स बनाना यूज़ कर सकते हो। नोट्स बनाओ, 3 महीने 2 महीने आखिरी 10 दिन रिवीजन मारो। अगर 3 महीने सिर्फ INI-CET के लिए तो 2 महीने 1 महीना 10 दिन आखिरी रिवीजन मारो। साइमल्टेनियसली हर महीने एक ग्रांड टेस्ट जरूर देते रहो, निकल जाएगा एग्जाम। डॉक्टर आदित्य, आई मीन आपने तीनों मीडियम देखे हैं, 3 मीडियम चलते हैं बेसिकली, फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव और प्री रिकॉर्डेड। आप इन तीनों मीडियम को कैसे रैंक करेंगे बेस्ड अपॉन कि एक स्टूडेंट एक उस मीडियम में जाके मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सके? So maximum efficiency will be dependent upon the student's own discipline. Discipline नहीं है तो ले लो, है ना, चले जाओ फेस टू फेस। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आई विल एक्चुअली से कि लेना ही पड़ेगा। गो टू फेस टू फेस क्लास, एंड अगर फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास तो ऑनलाइन लाइव कर लो। इफ़ यू फील आई हैव डिसिप्लिन, इफ़ यू फील मैं घर बैठ के रोज़ 12 घंटे पढ़ सकता हूँ एंड आई डोंट नीड एन एक्सटर्नल पुश, होते हैं कई लोग वैसे मोटिवेटेड, देन मे बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हारे लिए बेटर होंगे बिकॉज दे विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मोर फ्रीडम ऑल्सो, दे विल गिव लिटिल बिट ऑफ मोर रूम ऑल्सो। बट तुम खुद डिसाइड करो या तुम्हें खुद फिर डिसीजन लेना है। पर अगर लग रहा है ना मैं ढिल्ला बन रहा हूँ तो फिर छड़ी के लिए तुम्हें फेस टू फेस आना पड़ेगा। क्योंकि मैं सच बताता हूँ, जब अपने आसपास वो 100 लोग देखते हो ना तो फटती और फिर तुम पढ़ते हो। एंड सर अब मैं आता हूँ द थर्ड स्टूडेंट, पोस्ट इंटर्न, जिसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक प्रिपरेशन की, उनके पास टाइम भी कम है, इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ पढ़ना है। तो भाई पहली चीज़ है, 1 साल का टाइम है, आपको फोकस रखना पड़ेगा। आप आंख बंद करो, आप अपनी सिटी में ढूंढो कि कहाँ पर आपको फेस टू फेस क्लासेस मिल सकती है। कुछ मत करो, आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब इंस्टीट्यूट कर लेगा। क्लासेस ज्वाइन करो, क्लास ख़त्म करो एंड तक, रात को एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लो। 2 क्लासेस के बीच में आपके पास गैप होगा, उसके अंदर क्वेश्चंस करो। कौन से क्वेश्चंस करो? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर डिपेंड करता है आपके पास कितनी हंगर है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी और है तो साथ में एक क्यू बैंक को ऐड कर लो। अगर आपको लगता है नहीं PYQs ही पूरे नहीं हो पा रहे तो पहले PYQ करो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। नोट्स पढ़े, एंड में इवनिंग में रिवाइज करे, 2 क्लासेस के बीच के गैप के अंदर PYQs करे, क्वेश्चन बैंक करा। हर महीने चाहे ज़्यादा पढ़ाई हुई है चाहे कम पढ़ाई हुई है, 1 GT 100% देना है जब तक एग्ज़ाम 6 महीने दूर है। जैसे ही एग्ज़ाम विदिन 6 मंथ आ गया तो 2 GT पर मंथ देने हैं, और जैसे जैसे पास आता जाएगा नंबर ऑफ GT बढ़ाते चले जाने हैं। लास्ट के 15 दिन में कोई GT नहीं देना, खत्म। यू आर गेटिंग अ रैंक, आई कैन गिव इट इन राइटिंग। सर 20th नोटबुक का कंसेप्ट समझाओ। सर 20th नोटबुक का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी क्या है। सर वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर ब्रेन कैपेसिटी, इट कांट रिटेन सो मच, राइट। मेडिसिन फील्ड इज़ वास्ट, जो भी हम पढ़ते इतना पूरा नहीं रिटेन कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग नोन एज रीसेंट मेमोरी। पता ही है, रिसेंटली रेड थिंग्स यू रिमेंबर बेटर देन द थिंग्स यू रेड इन द पास्ट। 10 बार भी रिवाइज किया हुआ हो, अगर 1 महीने या 2 महीना हो जाएगा तो भूल जाएंगे, भूलते हुए आ जाएंगे। तो इसके लिए रीसेंट रेड थिंग्स यू रिमेंबर बेटर, तो सब लोगों को पता है हम इतना पढ़ लेते हैं एंट्रेंस के लिए, सब अच्छे से याद नहीं होगा तो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार पढ़ के जाना है क्योंकि मेरे दिमाग में रहे, राइट। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 20th नोटबुक। तो इसलिए हर एक टॉपर बोलता है हम 20th नोटबुक बनाते हैं क्योंकि एट द एंड दे हैव रेड सो मच, they can't read everything just before the exam, so read the important things and go, because most of the questions come from important things. So and you are going to do most important topics होते हैं। most important topics होते हैं, volatile topics होते हैं, factual topics होते हैं, most important और volatile ग्रांड टेस्ट के एरर्स भी होंगे उसमें, वोलेटाइल एरर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रवीण सर, नाउ मूविंग ऑन टू यू, आप हमारे क्यू बैंक स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को भी बताएं कि सर हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि उसे क्यू बैंक को कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करना है। वो क्या करता है, जो नॉर्मली मेरे पास आता है कि दैट सर मैं एंड में आकर क्यू बैंक उठाया है, इतना सारा क्यू बैंक कैसे करूँ कैसे। तो आपने गुरुकुल का क्यू बैंक बनाया, आपने गुरुकुल का क्यू बैंक देखा है, उसको तराशा है आपने, जो आज हम हैं आपकी वजह से हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को क्यू बैंक कैसे यूज़ करना चाहिए? सो आई थिंक क्यू बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्टिंग करता है बच्चा, जब अपने नॉलेज एनहांसमेंट किया उसने नोट्स पढ़ के फिर टेस्टिंग करने के लिए क्यू बैंक करता है।
हमने शायद PYQ को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज कर दिया है, और वो PYQ एक्चुअली नहीं होता, वो PYTs होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उससे बच्चे को टॉपिक्स उठाना क्या हुए? चाहिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपिक गाइस। तो हमने शायद PYTs को हम इतना थोड़ा कम सोचते हैं, हम PYQs के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। PYQ से शायद सिलेक्शन हो सकता है, टॉप रैंक या अच्छी रैंक नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी बच्चा पहले PYQ, जैसे रज सर ने बोला कि आपने नोट्स कर लिए, फिर आपने PYQs पे गए, वहाँ से बच्चे को समझ में आ रहा है कि उसके नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को कस्टम मॉड्यूल करके उसको क्वेश्चन बैंक से बना लेना चाहिए, और उसमें जो एरर्स हो रहे हैं उसको बुक मार्क कर लेना चाहिए। इस बुक मार्क को 20th नोटबुक पे लिख सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे बनाते नहीं, बट मुझे लगता है कि बनाना चाहिए 20th नोटबुक, और उसको जो बुक मार्क्ड है उसको बार बार रिवाइज करके अपने बुक मार्क को एक अलग फोल्डर में डालना चाहिए, जिसमें और भी कुछ ना हो, जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज नहीं होने चाहिए, सिर्फ वो बुक मार्क होने चाहिए, ताकि लास्ट में या फिर जिसको टाइम मिल रहा है फटाफट उसको देख ले और फिर वो आगे बढ़ जाए। तो अ गुड आई विल से PYQs फॉलोड बाय अ कस्टम मॉडल बाय PYTs, दैट्स इट फॉर अ क्यू बैंक। परफेक्ट है सर। सर मैं एक चीज़ फॉलोअप क्वेश्चन और पूछूंगा प्रवीण सर, कि अगर स्टूडेंट ने TND या रेगुलर बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उसको अपने एक दिनचर्या के अंदर क्यू बैंक को कैसे इंक्लूड करना है, कि कब आके वो कितना क्यू बैंक करे, कब करे, ऐसे। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर बोथ TND एज वेल एज Yes, sir. रेगुलर कोर्स। हाँ। देखो सर, TND जो कर रहा है वो उसका जीवन ही क्वेश्चंस है, हाँ। तो उसको क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, बिकॉज उसने आई थिंक दोनों लोगों ने बोला, हमारे आदित्य ने बोला और रज ने बोला कि उसको पढ़ा हुआ है, तो जब पढ़ा हुआ है तो बार बार क्वेश्चंस बनाए, और उसके लिए उसको क्वेश्चन बैंक जितना ज़्यादा बना सकता है वो बनाए। जो रेगुलर कोर्स कर रहा है वो 5 दिन के क्लास के बाद उसका 2 दिन का टाइम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा क्यू बैंक उससे बना पाएगा, पर कम से कम उसको PYQs को ढंग से बनाना चाहिए। वंस इज कोर्स इज ओवर इन द मंथ ऑफ मे बी September, October and 3-4 months to now revise, then when he is revising the stuffs he can come back to the question bank and then solve the PYTs actually at that point of time, बिकॉज दोनों को हम सेम तरह से रख सकते हैं। जो TND पढ़ रहा है उसके 2 दिन क्लास है या 1 दिन की क्लास है, उसे काफ़ी टाइम मिल रहा है, वो क्वेश्चन बैंक काफ़ी बना सकता है। रेगुलर कोर्स कर रहा है उसको इतना टाइम नहीं मिलता, तो दैट इज माई सजेशन टू फर्स्ट सॉल्व द PYQs एट द लास्ट फ्यू मंथ्स ही कैन कम बैक टू द क्वेश्चन बैंक, सॉल्व द कस्टम मॉड्यूल्स एंड देन मूव अहेड। बट कस्टम मॉड्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। रेगुलर बैच वाले को डेली बेसिस में कोई क्यू बैंक सॉल्व करना चाहिए? सर पोस्ट क्लास टेस्ट जो होता है ना वो ज़रूर देना चाहिए। मैं बोलता ना कि सर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है एक बच्चा जब 8 बजे घर जा रहा है, वो शायद 10 बजे से पढ़ना शुरू करे, 1-2 घंटा पढ़ सकता है मैक्स टू मैक्स, फिर वो थक जाएगा। तो कम से कम PYQ कर ले ब्रेक में, जब 2 दिन क्लास के बीच में हो रही, दैट इज सफिशिएंटली इनफ, ही गेट्स टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टफ्स ऑफ द नोट्स आई वुड से। थैंक यू सो मच सर। सर आप पे वापस आता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सबके दिमाग में रहता है हर स्टूडेंट के, कि यार ये GT कैसे करना है। और मैं गाइस इससे पहले भी थोड़ा पॉडकास्ट को और पढ़ाऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो है, कहते हैं ना यादें। सो तुम्हें पता है वर्ड GT जो था, ग्रैंड टेस्ट, इट वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर भाटिया हिमसेल्फ। इससे पहले इसका नाम एक और शीट में रखा था मेगा टेस्ट, फिर डॉक्टर भाटिया ने ग्रैंड टेस्ट किया। आई थिंक 2002 या 3 की बात है जब पहला ग्रैंड टेस्ट आया था, तो ये पूरे देश में होता था, और आज हर इंस्टीट्यूट ग्रैंड टेस्ट वर्ड यूज़ करता है अपने मेन टेस्ट को बताने के लिए। तो सर आप पे वापस आता हूँ। FCT बोलते थे, फुल कोर्स टेस्ट। हाँ, ये पहले वाले जो इंस्टीट्यूट की बात करूँ वो FCT बोलते हम हैं। FCT भी देते थे और ग्रैंड टेस्ट भी देते थे। हमने ग्रैंड टेस्ट ही दिया है। हमने FCT और ग्रैंड टेस्ट, हम थोड़े बुढ़े हैं ना, तो हम ज़्यादा बूढ़े हो नहीं, पर थर्ड से तैयारी कर रहे थे ना। हाँ, तो मैं तो पहला ग्रैंड टेस्ट तभी लिखा था जब मैं 3rd ईयर MBBS में था, और मेरे सीनियर्स ने मेरे को भगा दिया था लिटरली, कि अब वो कुछ इंटर्न्स थे कि तू 3rd ईयर में ग्रैंड टेस्ट देने आ गया, तो मैंने कहा तो सर ग्रैंड टेस्ट को एफिशिएंटली कैसे देना चाहिए? तो देखिए पहले तो समझना पड़ेगा, अब मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रैंड टेस्ट उनको तब देना है जब उनके 19 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं, और ये पूरे का कॉन्सेप्ट ना कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में, कभी भी नॉलेज पूरी नहीं हो सकती। ग्रैंड टेस्ट इज़ टू सी योर इम्प्रूवमेंट। तो मैं कहता हूँ जिस दिन आप सीरियस हो गए कि आपको एक PG एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, उस दिन से ग्रैंड टेस्ट देना है। फ्रीक्वेंसी चेंज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी वैसे वे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाते जाएंगे। अब पहले मैं ग्रैंड टेस्ट कैसे दूंगा? मैं लेट्स से कि मैं ये एक पोस्ट इंटर्न हूँ और मैंने कोर्स ज्वाइन करा, मेरा कोर्स अप्रैल मई में, जून में, जुलाई में जब भी स्टार्ट हुआ, मैं उसी महीने के एंड में ग्रैंड टेस्ट दूंगा। मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, मेरा पहला असेसमेंट है कि इन 3 सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन ग्रैंड टेस्ट में ठीक है। अगले महीने 7 सब्जेक्ट हो गए ना, तो 7 सब्जेक्ट के कितने ठीक है। तो ग्रैंड टेस्ट का सबसे पहला असेसमेंट है ग्राफ हैज़ टू बी इम्प्रूविंग, प्रोग्रेसिवली इम्प्रूविंग ग्राफ। रूल बहुत सिंपल है, आपके मैक्सिमम नंबर किस दिन आने चाहिए? जिस दिन आपका एग्ज़ाम है।
You should peak at the right time in your preparation, and that should be your INICET day or your NEET day. So NEET PG 2025 के लिए उसका बेस्ट स्कोर होना चाहिए NEET PG 2025 एग्जाम डेट. तो ये जो ग्रैंड टेस्ट का ग्राफ है ये ऐसा होना चाहिए. ग्रैंड टेस्ट के नंबर कभी भी ख़राब नहीं होते. अगर 200 नंबर भी आए 800 में से और आपको पता है आपको 2000 रैंक चाहिए, तो यानी कि लगभग 650 नंबर चाहिए, यानी कि 450 नंबर की डेफिशिएंसी है. इसको पूरा करना है. ये एक दिन में तो होगी नहीं, ये तो ग्रेजुअली होगी. 200 से 250 होंगे, 250 से 300 होंगे, 300 से 350, 400, 500 एंड दैट इज हाउ इट इज गोना गो. तो प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट पे काम करना है. 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है ग्रैंड टेस्ट के क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 1, you knew the answer, you knew the topic and you did it correct. Number 2, you knew the topic, you did it wrong. Number 3, you had no idea about the topic but you did it right. And fourth, neither you knew the topic nor you did it right. तो 4 हो गए ना. इसमें से पहले और चौथे को भूल जाओ. पहला कौन सा है? टॉपिक आता था और ठीक कर दिया, भूल जाओ, इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है. फोर्थ, टॉपिक कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है और छोड़ दिया था, गलत किया, इसको भी भूल जाओ. ये 2 इंपॉर्टेंट है. टॉपिक आता था, गलत कर दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. भाई पढ़ी हुई चीज़ कैसे गलत कर दी? और अगर पढ़ी हुई चीज़ गलत कर रहे हो तो आगे मत पढ़ो. पहले इस बात पे फोकस करो कि पढ़ी हुई चीज़ को ठीक कैसे करना है. थर्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बहुत लोग देखते नहीं है, तुक्का मार के ठीक हो गया, अगली बार नहीं होगा, उसके ऊपर भी फोकस करना है. जिस स्टूडेंट ने ग्रैंड टेस्ट को इस तरीके से फोकस करके करना शुरू कर दिया, दे विल फील हैप्पी इन डूइंग द ग्रैंड टेस्ट एंड दे विल सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. परफेक्ट सर, काफ़ी संक्षेप में आपने पूरी बात हमें समझाई है. एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा एक यहाँ पर सर. जब मैं पढ़ाता हूँ और ये बात बोलता भी हूँ कि तुमको ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए, तो बच्चे बहुत बार आके मुझे पूछते हैं कि सर मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया, मेरे नंबर तो 70-80 आए और मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि शायद मैं रेस में ही नहीं हूँ, तो मैं शायद ग्रैंड टेस्ट देना बंद कर दूँ. आप क्या कहोगे सर ऐसे बच्चों को? तो भाई ये मेरे को भी ना बहुत कॉमनली मिलता है और मैं एक ही चीज़ हमेशा समझाता हूँ कि ना ग्रैंड टेस्ट एक मिरर है. समझो, आप एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और आप बहुत बेकार लग रहे थे. क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो कि मिरर नहीं देखोगे और सीधा पार्टी में चले जाओगे तो वहाँ मजाक बनेगा? तो इससे बढ़िया था कि मिरर में देख लेते अपने आप को और अगर कुछ लग रहा था ख़राब है तो उसको ठीक कर लेते. तो ग्रैंड टेस्ट मिरर है. अ बैड स्कोर शुड नॉट डिमोटिवेट यू, बैड स्कोर शुड मोटिवेट यू कि भाई ये जो फालतू में टाइम ख़राब कर रहे हो ना उसको छोड़ो और पढ़ लो, वरना ये जो बैड स्कोर है ये ग्रैंड टेस्ट में नहीं नीट में आएगा और तब पूरी दुनिया मजाक बनाएगी. अभी तो आपका खुद का मजाक बन रहा है अपने सामने तो पूरी दुनिया नंगी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अभी ये देखो कि ये ख़राब स्कोर आया है, मेरे को यहाँ तक जाना है, फोकस करो कि मैं किस तरीके से अपने फेस को ब्यूटीफाई करूँ कि पार्टी में लोग मजाक ना बनाए. सो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थ्योरी. दैट स्कोर शुड नॉट डिमोटिवेट यू, इट शुड मोटिवेट यू टू रीड फर्दर. तो सर सेकंड सब्जेक्ट है मेरा आज, जैसे मान लीजिए सर्जरी में पढ़ रहा हूँ, सेकंड सब्जेक्ट है और मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया तो, पर मेरे 17 तो पढ़े नहीं है मैंने, तो उसको मैं कैसे अप्रोच करूँ? आपने बोला 4 में डिवाइड करो, तो मेरे तो मैक्सिमम तो पढ़े ही नहीं है मैंने. आपने सर्जरी पढ़ा है और आपने इससे पहले पैथोलॉजी पढ़ा था, तो इस ग्रैंड टेस्ट में सर्जरी और पैथोलॉजी के लेटेस्ट से 40 क्वेश्चंस थे पेपर में, तो 40 में से कितने ठीक करें? क्या 40 में से 10 ठीक करें? तो ये 30 क्यों गलत करें? आपने ENT नहीं पढ़ा होगा, ENT गलत हो रहा है, बात समझ आती है, पर सर्जरी पढ़ने के बाद क्यों गलत हो रहा है? कहीं तो गलती कर रहे हो ना. और जिस दिन आपने अपनी गलती नहीं समझी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक एंड वर्किंग ऑन दैट इज़ द बिगेस्ट एस्पेक्ट इन योर स्ट्रैटेजी. और जो डॉक्टर नचिकेत ने बोला, यही प्रोडक्ट और कोचिंग में डिफरेंस है. कोचिंग आपको ये सिखाती है कि यहाँ पर आप गलती करते हो और आपको इसके ऊपर वर्क करना है. प्रोडक्ट आपको ये नहीं सिखाता, प्रोडक्ट आपको एक चीज़ पकड़ा देता है. तो कोचिंग से आपको ये समझ आता है कि हाँ यहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, आई हैव टू वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट. सो दैट्स वेयर यू हैव टू वर्क. मैं बॉस इसमें एक चीज़ मैनेजरियल साइड से भी बात करता हूँ. मैं हर बार जब भी बच्चा पूछता है ना कि GT क्यों देना है शुरुआत से, तो मैं कहता हूँ कि 12 GT है ना, पहले 6 GT इज ऑल अबाउट सिटिंग फॉर 3.5 hours एंड 200 क्वेश्चंस. एग्जैक्टली. क्योंकि वो भी कहने वाली बात होती है. आप जब बैठते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार 3.5 घंटे बैठना कितना ताबड़तोड़ काम है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. यही बात बोल. और Yes. छठे GT के बाद जब आपकी रिवीजन पूरी होती है और आपको प्रैक्टिस भी होती है, तो 7वां GT आप जेन्युइन तरीके से दे पाते हो. तो बस मूविंग फ्रॉम GT, एक स्टूडेंट की परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो भाई देखो, रिवीजन का मतलब है रिविजिट. पहली चीज़, यानी कि जब आप रिवीजन वर्ड पर आ गए ना, अब नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब इसी को रिविजिट करते रहेंगे और जितनी बार उसको रिविजिट करोगे उतना अच्छा होगा.
अब इसको कैसे करना है, टाइम कम कम करते चले जाना है। पहली बार 6 महीने में पढ़ा था, अगली बार 3 महीने में पढ़ेंगे, अगली बार 1.5 मंथ में पढ़ेंगे और अगली बार 15 डेज में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे उसको कंसोलिडेट करना है और जो चीज़ें हमें याद है उनको नहीं पढ़ना, जो भूल रहे हैं उनको पढ़ना है। इसको कहते हैं फैक्ट्स आर फॉरगेटेबल। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन में, और जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है जब आप पहले पढ़ रहे हो। तो जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बोला, बुक मार्क वाले एरियाज हैं उनको लिख लो, उनको रिवाइज करना है। जो बार बार भूल रहे हो उनको रिवाइज कर लो। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उनको लिख लो और धीरे धीरे कंसोलिडेट करते चले जाओ, एंड दैट इज़ अ परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो अश्विनी सर, अब मैं आप पे आता हूँ। सर, एक नीट पीजी एस्पिरेंट का परफेक्ट डे कैसा होना चाहिए? भाई प्रिज्यूमिंग दैट कि कोई क्लासरूम क्लासेस कर रहा है, अगर क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपनी क्लास में टाइम पे पहुंचो, अपने नोट्स खुद बनाने। जैसे डॉक्टर आदित्य ने बोला कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कोई हैंडेड नोट्स लेके नहीं बैठने, अपने नोट्स खुद बनाने। अपने बहुत छोटी छोटी चीज़ है, मुझे लगता है अपने मील्स बहुत अच्छे से प्लान करने, बिकॉज आई हैव सीन पीपल पोस्ट लंच और प्री लंच उनकी लाइफ अलग हो जाती है, बिकॉज दे टेंड टू ईच टू मच। और यूजुअली ये क्लासेस शाम को 8, 7:30, 8 तक ख़त्म होती हैं। यू गॉट टू गो बैक, फ्रेशन अप, मेक श्योर फाइंड आउट टाइम टू रिवाइज द सेम थिंग ऑन द सेम डे। उसको आप बात के लिए नहीं छोड़ सकते, बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, एंड 7 आवर्स बहुत टाइट हो जाता है उस टाइम पे, पर वो 7 आवर्स स्लीप लेनी है आपने। एंड मेक श्योर कि एवरी सिंगल डे कीप इन टच विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, जस्ट टू मेंटेन दैट सैनिटी। और एक्सरसाइज करनी चाहिए एक स्टूडेंट को? वेल आई बिलीव सो, करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कोई वेट ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं, बट अगर थोड़ी कार्डियो कर लेंगे तो इट विल बी गुड, लाइक आधा इट घंटा। वर्क्स फॉर अस। तो आधा 1 घंटा करना ही करना चाहिए। परफेक्ट सर। नसीर सर, आपके हिसाब से एक नीट पीजी एस्पिरेंट की 5 बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? सर ये तो मैं फटफट बता दूंगा। पहला है डेडिकेशन, दूसरा डिसिप्लिन, थर्ड है कंसिस्टेंसी, देन स्टेप बाय स्टेप स्टडी, एंड फोर्थ इज इनिशियली स्टिक टू वन सोर्स। दिस आर द 5 क्वालिटीज़। टू एक्सप्लेन इन जस्ट वन लाइन, डेडिकेशन मीन्स खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे करना है, राइट। मैं बोलता हूँ दुनिया के सब चीज़ है, अगर खुद को इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐप हो, फेस टू फेस हो, कुछ भी हो, नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट। सेकंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होगा तो कर पाएगा लंबा, वरना नहीं कर पाएगा। थर्ड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स एवरीडे करना है। लेकिन कंसिस्टेंसी एवरीडे करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब सर हमने टाइम फिक्स किया, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, राइट, और हमारा फिजिकल एक्टिविटी का टाइम। मतलब इफ़ यू हैव ए डिसिप्लिन इन योर स्टडी टाइम टेबल एंड प्रिपरेशन, देन कंसिस्टेंसी विल कम। हमको पता है कि कंसिस्टेंसी करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। अब डिसिप्लिन नहीं आता क्योंकि डेडिकेशन नहीं है। अब डेडिकेशन होगा तो डिसिप्लिन आएगी, डिसिप्लिन होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी। अब जब कंसिस्टेंसी आएगी, करना ही है तो कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब सब कुछ एक बार पे डंप करोगे ब्रेन में, वो ब्रेन उठा के पूरा फेंक देगा। तो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप डालना है ना, थोड़ा थोड़ा। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू कर लिए, फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर रेयर टॉपिक्स, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो टच भी नहीं करना है, ठीक है। अभी लास्ट में आ गए इनिशियली स्टिक टू वन सोर्स। आज का प्रॉब्लम ये है भी है मल्टीपल सोर्सेस। पहले क्या था, एक ही सोर्स था, उसी से करना था। अब जब मल्टीपल सोर्स हो गए तो कन्फ्यूजन हो गया स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से करने लगते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। इनिशियली आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू डू, इनिशियली स्टिक टू वन सोर्स। सर इनिशियली एक सोर्स पे स्टिक ऑन रहो, उसको थरो करो। वंस यू आर थरो देन गो टू नेक्स्ट सोर्स अगर जाना है। बट इनिशियली स्टिक टू वन सोर्स। बट आज स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इनिशियली दे डू फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और याद कुछ नहीं होता है। अगर ये 5 करोगे तो बिंदास होगा। दिस आर द 5 क्वालिटीज़ एंड दे आर लिंक्ड। डेडिकेशन होगा तो डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी आने के बाद करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, और करना इनिशियली फ्रॉम वन सोर्स। यार टॉप कर जाओगे। तो दोस्तों आज है, ये है आज के नसीर के नुस्खे जो कि सर ने फटाफट बता दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सो गाइज अब हम आ गए रैपिड फायर राउंड में। ये हम स्ट्रैटेजी बेसिस पे ही रखेंगे बट थोड़ा सा फन ट्विस्ट के साथ। ऑलराइट, सो मैं क्वेश्चन थ्रो आउट करूंगा, आपके मन में जो आए आप आंसर करिए। आई वॉन्ट टू सी 5 swords एक्चुअली क्लैशिंग। इसे डबल मीनिंग नहीं लेना, आई जस्ट मीन वर्बल swords। मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या? जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो आपके पास बहुत सारे टूल्स है, नोट्स है, क्यू बैंक है, टेस्ट है, क्लासरूम है, सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है? जीटी। सेल्फ मेड नोट्स। क्यू बैंक।
क्लास नोट्स, सेल्फ मेड क्लास नोट्स, अंडररेटेड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। वापस से हाँ, एनेस्थीसिया, ऑर्थो एंड डर्मेटोलॉजी, माइनर सब्जेक्ट एनेस्थीसिया, मेजर बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पैथोलॉजी। एक्चुअली ना प्रॉब्लम है क्या पैथ की, पैथ से मेडिसिन होती है, तो पैथ सिर्फ पैथ नहीं है, पैथ प्लस मेडिसिन है, प्लस थोड़ा बहुत फार्मा और माइक्रो का तड़का भी है, तो 50 क्वेश्चन निकल जाता है पैथ से। भाटिया सुन लो ये बात, भाटिया का बेस्ट सेंटर कौन सा है? इतना टॉन्ट मारते हैं ये। भाटिया का बेस्ट सेंटर बैंगलोर। हैदराबाद, हैदराबाद क्यों? बहुत मज़ा आता है वहाँ पर, सब क्रिकेट खेल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, मतलब इट्स अमेजिंग, मतलब मज़ा आता है, खाना पीना रहना सोना, मतलब अमेजिंग है। कैंपस है वो। आप बताओ बैंगलोर I'll go with the point because legendary center Bangalore was the one जिसने actually ये setup किया था। हैदराबाद followed them up and then हैदराबाद is doing great, कोई बात ही नहीं। It's not about numbers, it's about अगर आप total number of ranks देखो, सब कुछ देखो, और जिसने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था वो बैंगलोर में बनाया था, तो मैं आई वुड गो विद दैट। और डॉक्टर थमीम की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सीधी सीधी मेंटरशिप है। डॉक्टर आपकी फर्स्ट क्लास कब थी? दिन याद है आपको भाटिया में? हाँ, बताओ। भूल ही नहीं सकता हूँ। बैंगलोर मुंबई फर्स्ट क्लास। दिन, डेट डेट रफली बता सकता हूँ। 20 फरवरी को नीट दिल्ली पीजी का एग्ज़ाम हुआ था। 28 ऑलमोस्ट फर्स्ट मार्च 2007। 1 मार्च 2007। उस डेट को मैं 92 बॉर्न हूँ मैं, तो मैं लगभग 15 साल का हुआ था उसी फर्स्ट date मार्च को। 2007 मुंबई। इट वाज अ ओरिएंटेशन सेशन हाउ टू प्रिपेयर विद अ TND कोर्स। So, लगभग आपको आज 17 साल हो गए। कितने साल हो गए सर आपको भाटिया में? 15 मान लो। मैं 2000 भाटे में जब ऑफिशियली बात कर सकता हूँ, जब उसके पहले तो बात नहीं कर रहा, 17 में मैंने शुरू की। 3 मंथ्स। अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके, अभी डे join जीरो। हाँ, डे जीरो। डे 0 आज से ज्वाइन किया इट्स एन लॉन्च ऑफ लॉन्च ऑफ डॉक्टर मैंने, आज ज्वाइन किया। बैंगलोर सेंटर 2017, पैन इंडिया 2021। बेस्ट सेंटर। तो एक सेंटर है जो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग देता है, मेरा मन करता है उस सेंटर से बाहर ही ना निकला जाए, वो है बैंगलोर। और बैंगलोर में भी ब्राइट टावर। जो ब्राइट टावर का वो रूम है, वो मेरे को इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसी क्लासरूम में ही रहो पूरे टाइम। आई एग्री। क्लास में वो बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं। उस क्लास में बहुत हिस्ट्री भी है। हाँ, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगता है। इतना पॉजिटिव एनर्जी देता है ना मेरे को वो उसकी classroom। स्टेज हाइट भी बड़ी अच्छी है। I'll tell you positive energy I'll tell you देता why है he ना liked the Bangalore center the most, bright center। Positive feedback। क्योंकि उसमें वो अकेला सेंटर है जिसमें ना वॉइस का पॉजिटिव फीडबैक आता है, जब फीडबैक आता है। हाँ इस और ये इतना जोर से बोलते हैं, इनको चाहिए वो। नहीं, पर वो ना उसकी स्टेज हाइट भी अच्छी है, इतना आप रूम अराउंड positive- कर सकते हो। मेरे को पता, अगर कोई मेरे को, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जैसे ज्ञाना समाज लोग कहते हैं बहुत बड़ा सेंटर है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उससे। मेरे को वो जो ब्राइट टावर का जो वो ऊपर वाला क्लासरूम है, उसमें जितना मज़ा आता है क्लास लेके, मेरे को कहता हूँ आज तक मेरे को 2 क्लासरूम में इतना मज़ा आया है। एक मिस्ट का जो अंडरग्राउंड सेंटर था, इतना गंदा सेंटर, स्मेल आती थी उसके अंदर, वो नहीं मतलब वैसे बोल रहा हूँ। और एक ब्राइट। बिगेस्ट ऑडियंस कितनी बड़ी, सबसे मैक्सिमम ऑडियंस पे आपने कब क्लास ली है, या कितनी मैक्सिमम ऑडियंस पे आपने क्लास ली है? आई थिंक 1000 बैंगलोर। आई थिंक 1200-1300। आई थिंक वाइब लिया है मैंने, दिल्ली वाइब, मुझे नंबर याद नहीं है, बट उस समय मैं उसमें हम लोग जब सिरी फूड में गए थे 1756 सीट है सिरी फूड में, ठीक है, तो उसमें लगे कम से कम 1800-1900 बच्चा आता था उसके That's अंदर। the नीचे बच्चे नीचे बैठते थे। दैट्स द वन। इस साल हम वाइब भी कराएंगे, हमने लास्ट 2 साल से नहीं कराया, बट इस साल हम वाइब कराएंगे दोस्तों। सर 1200 बैंगलोर एंड हैदराबाद। आई थिंक वो इतने बढ़िया सेंटर बने हुए हैं हमारे, और हमारी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम के अंदर एवरी भाटिया सेंटर उनको रेप्लिकेट करेगा। हर भाटिया सेंटर में क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल, रीडिंग रूम, मेस सब है। इट्स अ कैंपस। आप एक बार चले गए तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। और इसी के साथ ये आज का राउंड टेबल डिस्कशन एक ख़त्म होता है। आज की वर्ल्ड कप की जो जीत है वो आई थिंक कल हम इतना खुश थे, आज हम भी उतना ही खुश हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी बातें करी हैं और इतनी ज़्यादा डीप इंसाइट मैंने एक साथ इस कमरे में कभी नहीं देखी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग लेजेंडरी फैकल्टीज़ हैं, और ये सारी बातें जो हमने आपसे करी हैं, मतलब ऑफकोर्स मैं तो सिर्फ मॉडरेटर था, बट मैं इनको आपकी तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज एक एक बात हीरा थी।
सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आने वाले टाइम में हम ऐसे सेशन करेंगे, नो मोर जूम। आई थिंक जो आपस से बैठ के बकचोदी होती है ना, उसके साथ काम की बात निकलती है, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। सो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट द नेक्स्ट टाइम, बट आज के लिए इतना ही। रवि शास्त्री साइनिंग आउट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई एम नचिकेत भाटिया, नॉट रवि शास्त्री। थैंक यू सो मच।